ईरानी हुकूमत अब भी मजबूती से कड़ी है। ईरानियों ने ईरान इराक जंग से बहुत कुछ सीखा है। ईरान जो है वो अपनी मजहबी शनाख्त, अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी, उस सब के बेसिस पर अपने से बड़ी कुव्वतों के साथ टक्कर ले रहा है। अगर वो इस दफ़ा हार गए तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मरियम फातिमा और मैं आपके पास हाजिर हुई हूँ अपने प्रोग्राम लाइन ऑफ थॉट के साथ। मेरे आजकल ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो हैं इस खित्ते की उभरती हुई जियोपॉलिटिकल जो सूरत हाल है उससे मुतालिक होते हैं, और मैं आज भी आपसे एक ऐसे ही मुल्क की बात करने वाली हूँ जो इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने अकेला खड़ा है, बमबारी का शिकार है, पाबंदियाँ बर्दाश्त कर रहा है, मगर उसकी स्पिरिट टूट नहीं रही। तो जी, मैं ईरान की बात कर रही हूँ और उसकी मौजूदा सूरत हाल के ऊपर मैं आपके साथ अपना आज का एनालिसिस शेयर करूँगी। अगर हम इसको इस तनाजुर में देखें कि हाल ही में अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर शदीद हमले किए, बमबारी की, तनसीबात को निशाना बनाया, यहाँ तक कि स्कूलों और सकाफती विरसे को भी नुकसान पहुँचाया। मगर हैरानकुन बात यह है कि ईरानी हुकूमत अब भी मजबूती से खड़ी है। कोई बड़ी बगावत नहीं हुई, कोई अवामी अपराइजिंग नहीं, और ना ही कोई तेज़ फतह उनके दुश्मनों को नसीब हुई है। ये सब कुछ क्यों? ये सब इसलिए क्योंकि ये क़यादत जो है इस वक्त पेशेंस के साथ अपनी सफरिंग को बर्दाश्त कर रही है। वो परसिवेरेंस शो कर रही है, सब्र शो कर रही है, इस्तिकामत का मुजाहरा कर रही है, और साथ ही साथ ये नई क़यादत समझती है कि वक्त इनके हक में है। तवील जंग इनकी कौम परस्ती को मज़ीद मजबूत कर रही है। नाज़रीन, ये बात याद रखिए, ईरानियों ने ईरान इराक जंग से बहुत कुछ सीखा है। दे आर बैटल हार्डेंड। इस वक्त भी दुश्मन ने उन पर दबाव डाला हुआ है, मगर वो मुसलसल एक लंबी जंग लड़कर उसमें से निकल आए। आज भी वही हिकमत अमली है, जंग को तूल देना, दुश्मन का हौसला पस्त करना और अपनी कौमी यकजहती को बढ़ावा देना। ये उनके लिए इनकी सर्वाइवल, उनकी वजूद को इंश्योर करने की आखिरी जंग है। इस सारी लड़ाई में, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में उनको ये इदराक है कि अगर वो इस दफ़ा हार गए तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए वो जल्दी हथियार नहीं डालना चाहते। उन्होंने अमेरिकन पाबंदियां बर्दाश्त की और वो भी उनके रिजॉल्व को कमज़ोर नहीं कर सकी। इसके बरक्स ये पाबंदियां और ईरानी अवाम में एक नई कौमी बेदारी जो है वो पैदा कर रही है। वो अमेरिका और इसराइल को बैरूनी मुदाखलत के तौर पर जो है वो देखते हैं, उनकी खुद मुख्तारी के ऊपर एक हमला देखते हैं, उनकी सकाफत और उनकी मजहबी शनाख्त पर एक हमला देखते हैं, और ईरानी कौम को लगता है कि ये उनका हक है, दुनिया में उनकी एक अपनी जगह बनाएं, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो जब कोई भी कौम अपने हकूक़ के लिए लड़ रही होती है तो उनका जो जज्बा होता है वो बुलंद होता है। मेरा ख्याल है किसी भी सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि इससे समझ में आता है कि ताकत का खेल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो पेचीदा है, और जो अभी नई करंट उनकी क़यादत है, सुप्रीम लीडरशिप है, वो काफ़ी सख्तगीर है। मगर जाहिर है इस वक्त ईरान के सर्वाइवल एग्जिस्टेंस के लिए, स्ट्रेटेजिकली वो सोच रही हैं अगर ये लंबी जंग हो तो इसका जो एंड्योरेंस होगा वो क्या वाशिंगटन के थॉट प्रोसेस को, जो उनकी पॉलिसी और पॉस्चरिंग है टुवर्ड्स ईरान, क्या वो बदल जाएगा या नहीं बदलेगा। वो जानते हैं कि कोई भी फौरी तौर पर हार और जीत का फैसला नहीं कर सकता, और साथ ही वो सारी ताकतें जिन्होंने ईरान पर हमला किया है वो फ़ौरन हार मार कर पीछे नहीं हटेंगी। तो क्या ईरान की इस्तिकामत इस सारे सिनेरियो में इनके लिए कोई मैसेजिंग कर रही है? क्या दुनिया को ये समझ में आ रही है, और ख़ास तौर पर उन हमला आवरों को, कि ईरानी कौम जो है ये मैसेज दे रही है कि हम टूटने वाले नहीं? तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो डिस्कशंस हैं या इसके ऊपर जो ख्यालात हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के डाइवर्स अंदाज में मैनिफेस्ट हो सकते हैं। हाइंस मोगेंथो की एक किताब है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। इसमें वो बताते हैं कि पावर पॉलिटिक्स के मुताबिक रियासत जो है वो अनार्की में अपनी बका के लिए पावर का बैलेंस कायम करती है, पावर का तवाज़ुन रखती है। ईरान यहाँ एंड्योरेंस की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके वाशिंगटन के साथ अपने हिसाब किताब को बदल करने की कोशिश कर रहा है, यानी वो एक एंड्योरिंग तवील कॉन्फ्लिक्ट से दुश्मन को जो है नाकाम बनाना चाहता है। इसको हम डिफेंसिव रियलिज्म कहते हैं, और अगर हम उसके तनाजुर में इसको देखें तो हमें ये समझ में आएगी कि केनेथ वॉल्ट्स ने अपनी किताब थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उन्होंने ये डिफेंसिव रियलिज्म का कॉन्सेप्ट पेश किया है, और उन्होंने कहा है कि रियासतें ज़्यादा से ज़्यादा पावर नहीं बल्कि सिक्योरिटी हासिल करने के लिए काम करती हैं। ईरान इज़ प्रिपेयर टू सफ़र और इट इज़ प्रिपेयर टू सफ़र मोर। ये वाली जो सोच है ये इस वक्त हमें ईरान के अंदर मिलती है।
اس کے علاوہ اگر ہم سیکیورٹیز کو یا اس کی سیکیورٹائزیشن تھیوری کو ہم دیکھیں اور اس کے کانٹیکسٹ میں ہم اس سارے پروسیس کو سمجھیں، بیری بوزان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، بیری بوزان اور اولیو ویور، انہوں نے جو اپنی تھیوری دی ہے اور اس کو انہوں نے جیپ ٹی وائلڈ کی کتاب سیکیورٹی اے نیو فریم ورک فار انالیسس، اس کے مطابق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایران نے جنگ کو سروائیول ایگزسٹینشیل تھریٹ قرار دیا ہے، وہ اس کو اپنے لیے ایک وجودی خطرہ قرار دیا ہے، تو اسی لیے جو قومی یکجہتی ہے وہ ان کے حق میں ہو گئی ہے اور انہوں نے قومی یکجہتی کو سیکیورٹائز کر لیا ہے، جو عوام میں نیشنلزم کو، قوم پرستی کو بڑھا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر اس کو ہم مذہب کے تناظر میں دیکھیں تو اسلامک جمہوریہ کی جو انقلابی شناخت ہے، جو ایک ان کی ریولوشنری آئیڈینٹی ہے، وہ نیشنلزم سے بہت حد تک لنکڈ ہے۔ یہ جو ساری آئیڈینٹی ہے یہ مذہبی نظریے کے ساتھ لنکڈ ہے، یہ نیشنل ریزسٹنس، قومی ریزسٹنس یا قومی مزاحمت کو جو ہے اس کا ایک ٹول ہے۔ سیموئل پی ہنٹنگٹن کی جو کتاب ہے دی کلیش آف سویلائزیشنز، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مذہبی ثقافتی شناخت، سویلائزیشنل آئیڈینٹی، مغربی طاقتوں کے خلاف مزاحمت کو مضبوط کرتی ہے۔ برنارڈ لیوس کی اگر ہم تحریریں دیکھیں جیسے کہ دا کرائسس آف اسلام، اس میں بھی اس نے یہ بات کی ہے کہ سیاسی اسلام، دا پولیٹیکل اسلام، اس کے اندر ایک طاقت ہے، وہ ہر قوم کے بیرونی مداخلت کے خلاف اس کسی بھی مسلمان قوم کو متحد کر سکتی ہے۔ اسی طرح مذہب یہاں پہ محض عقیدہ نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل اور سیکیورٹی ٹول بن جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان ساری صورتحال کو اگر ہم ایران کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ جو ایران کی موجودہ حکمت عملی ہے وہ اتفاقی نہیں، بلکہ اگر ہم ان سارے تھیوریز کے پیراڈائم میں اس کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ایران جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ایک ایسے لیول کی طرف جا رہا ہے جہاں پر ایران جو ہے وہ اپنی مذہبی شناخت، اپنی سویلائزیشنل آئیڈینٹی، اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی، اپنی نیشنلزم، اس سب کے بیسس پر اپنے سے بڑی قوتوں کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے اور اس ٹکر کو لے کر کامیاب بنانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اس سب کے ساتھ میں اپنے اس ویلاگ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنے اور آئیڈیاز اور تھاٹس کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔